नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे कि हमने यहाँ तक अपना लास्ट चैप्टर रीड किया था, आज हम उसके आगे से रीड कर रहे हैं। ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। जो ये ऑथर्स होते थे, ये समय समय पर अपने जो भी इतिहास होते थे उनको चेंज करते रहते थे, उनमें बदलाव करते रहते थे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन Burney wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। जैसे कि 14th सेंचुरी में एक जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक लेखक था। उसने जो अपना फर्स्ट इतिहास था या अपनी जो फर्स्ट जो कहानी लिखी थी वो 1356 में लिखी थी, और उसके बाद में जो दूसरा वर्जन लिखा था, मतलब उसमें जो आगे की जो चीज़ें लिखी थी वो कब लिखी थी, उसके 2 साल बाद में लिखी थी। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960th century। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन लोग जो इतिहासकार से को पहली बार वाले वर्तमान की जानकारी ही नहीं थी। मतलब कि जो लोगों को क्या था, जो इतिहासकार थे उनको जियाउद्दीन की बर्नी की जो पहले का इतिहास लिखा था, जो उसने 1356 में जो उसने लिखा था, उसका उनको कोई उल्लेख ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। उनको तो किसका पता था, 1960 में जाकर इस चीज़ का उनको पता चला। इट रिमाइन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। यह जो लाइब्रेरी कलेक्शन मतलब कि जो बड़े बड़े पुस्तकालयों के संग्रह होते हैं उनमें कहीं दब कर रह गया था। लॉस्ट उनमें मतलब कहीं खो गया था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period। अब देखो 700 and 1750 मतलब 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मतलब इनके बीच का जो उन्होंने अध्ययन किया था इन सालों के 1750 और 700 के बीच में उन्होंने जो भी खोजबीन की थी या उन्होंने जो भी अध्ययन किया था वह उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। क्यों था? क्योंकि इस समय में इस पीरियड में जो डेवलपमेंट है वह काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ। मतलब इस समय में काफ़ी हद तक या काफ़ी बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए, विकास हुआ। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। इस पीरियड में अलग अलग समय पर नई अलग अलग टेक्नोलॉजी भी सामने आई थी। जैसे देखो लाइक द परसाइन व्हील इन इरिगेशन, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि व्हील इन इरिगेशन जो कौन सा, ये भी एक विकास है। रहट, इसमें व्हील इन इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहिया, और पहिए से क्या चलता है, रहट। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग का मतलब होता है आपके जो ये कताई सूत काटने के लिए वो गांधी जी चरखा यूज में नहीं लेते थे, तो उसे ही बोला गया स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट, और इसके अलावा युद्ध में जो बारूद वाले हथियार थे उनका भी प्रयोग शुरू हो गया था। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स। सब कॉन्टिनेंट में न्यू फूड्स का आगमन हुआ, जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। Remember that all these innovation, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well। ये याद रखिएगा कि जो ये इनोवेशंस हुए हैं, ये जो भी परिवर्तन हुए हैं, इनमें जो भी मतलब जिनके कारण परिवर्तन हुए हैं, मतलब जो लोग आए थे जिनके कारण परिवर्तन आए हुए थे, उन लोगों के जो आइडियाज़ थे वो भी क्या थे, नए थे। भाई नए थे तभी उन्होंने क्या किया, इसमें
परिवर्तन किया। वह अपने साथ कुछ नए आइडियाज़ यानी कुछ विचार या नए सोच लेकर यहाँ पर आए थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। परिणाम स्वरूप ये कहा जाता है कि ये जो पीरियड है ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस का माना जाता है। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। इसके अलावा जो भी चेंजेस है वो आप 5, 6 एंड 7 चैप्टर में रीड करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। यह जो पीरियड है यह लोगों की गतिशीलता का पीरियड है, मतलब उनके आगे बढ़ने का। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लोग क्या करते थे, अवसर की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में लोगों के जो झुंड होते थे वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर दूर तक जाया करते थे। The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. सब कॉन्टिनेंट में जो इमेंस का मतलब होता है अधिक, वेल्थ, वेल्थ यानी होता है धन, तो अधिक धन और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में लोगों के पास पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा अवसर वो थे, स्रोत थे, सोर्स थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। इन समूह में एक जो लोगों का सबसे महत्वपूर्ण समूह माना जाता था वो था इस समय में राजपूत। ए नेम ड्राइड फ्रॉम राजपुत्र। यह नाम किससे आया है, राजपुत्र से आया है। द सन ऑफ ए रूलर, जिसका मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। इसमें देखो 8 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में इस वर्ड का मतलब क्या होता था, वह लोग जो राजा के ग्रुप में रहकर या समूह में रहकर युद्ध करते थे और क्षत्रिय कास्ट के थे यानी क्षत्रिय जाति के होते थे, उन्हें राजपूत कहा जाता था। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. लेकिन राजपूत शब्द में केवल सोल्जर्स एंड कमांडर्स भी नहीं आते थे, इनके अलावा वह लोग जो अलग अलग मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग आर्मी में काम करते थे वह सभी लोग क्या माने जाते थे, राजपूत माने जाते थे। ए सिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलोर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाई देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। जो कवि होते पोइट्स और जो बार्ड्स यानी चारण, ये लोग क्या करते थे, राजपूतों की जो लॉयल्टी और उनका जो स्वामी भक्त जो स्वरूप था वह लोगों के सामने या फिर उनका गुणगान करते थे, लोगों के सामने उसको दिखाते थे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ, a caste of scribe and secretaries also used the opportunities of the age to become politically important. इसके अलावा इस समय में जो भी पॉलिटिकल दृष्टि से अपन देखते हैं तो महत्व हासिल करने के जो अवसरों का लाभ उठाते थे वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ।
कायस्थ कौन होते थे? जो कि लिपिकों और मुंशियों का कार्य करते थे, लिपिक और मुंशी का काम करते थे, उन्हें कायस्थ कहते थे। ये आदि समूह ने भी उठाया था। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. इस पीरियड के दौरान जो फॉरेस्ट थे उनकी कटाई करना शुरू कर दिया था। और क्या करते थे लोग? इनको साफ करके यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी खेती करना शुरू कर रहे थे। भाई जो इन जंगलों को साफ करके वह खेती करना शुरू कर रहे थे। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर। और कुछ एरियाज तो ऐसे थे जिनमें परिवर्तन अपेक्षा से भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था, मतलब उतना उम्मीद नहीं, उससे भी ज़्यादा उसमें चेंज हो रहा था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट डेवलप टू माइग्रेट। इसके कारण हैबिटेट का मतलब होता है आवास, मतलब जो रहने का स्थान होता है ना अपना, वो तो हैबिटेट। इस परिवर्तन के कारण जो कई जंगलों में रहने वाले लोग होते थे उन्हें मजबूर होकर वह स्थान छोड़ना पड़ता था। देखो यहाँ पर हैबिटेट का मीनिंग दिया हुआ। हैबिटेट मीन्स होता है refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its residents। इसका का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकम पीसन्स। इसके अलावा जो कुछ और वनवासी थे वह जमीन की जुताई करने लगे और क्या बन गए? किसान बन गए। मैं कुछ तो लोग थे वो तो जंगलों को छोड़कर वहाँ से चले गए और कुछ वहाँ पर रहकर खेती करने लगे और पीजेंट यानी होता है किसान, तो किसान बन गए। These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, prized monasteries and temples। अब देखो ये जो नए किसान थे यह समूह जो ग्रुप्स में, मतलब मार्केट्स, जो मुखिया थे, पुजारी थे, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये जो किसान थे ये क्या करने लगे? जो बाज़ारों से या कोई भी जो इनके मुखिया होते थे, मंदिर होते थे, इनसे प्रभावित होने लगे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। They become part of large complex societies and were required to pay taxes and offer good and service to local lord। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बनने लग गए। वो क्या करने लगे? जो बड़े समाज थे उनके अंग बनने लग गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, उन्हें टैक्सेस देने पड़ते थे और इसके अलावा उन्हें जो भी उनके वहाँ के मालिक होते थे, जो भी उनके लॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स, उनका क्या करनी पड़ती थी? बेगार करनी पड़ती थी, मतलब उनके काम करने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें इनको जो पीसन थे ना उनको करना पड़ता था ये सब। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस एमर्ज्ड अमंगस्ट पीसन। इससे उनकी जो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक अंतर था वो क्या हुआ? सामने आने लगा लोगों के। उनके जो भी सोशल डिफरेंस था वो उनके सामने आने लगा भाई कि ये जो अमीर लोग हैं वह उनमें भेदभाव कर रहे हैं। उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है वो भी लोगों को पता चलने लगी। Some possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work with agriculture। Some possessed more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। अब क्या करते थे कि जो कुछ लोग थे उनकी जो ज़मीन थी वह मोर प्रोडक्टिव यानी ज़्यादा उत्पादन करने वाली थी। इसके अलावा वह क्या करते थे? कैटल्स भी पालते थे। कैटल्स का मतलब जो चार पाँव वाले जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं। और कुछ लोग
खेती से खाली समय में जो भी आर्टिशनल वर्क करते थे, मतलब जो खेती करने के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा वर्क था, इसके अलावा वह क्या करते, आर्टिशनल मतलब आर्टिस्ट वाले काम करते थे, जैसे कि पेंटिंग वगैरह करना या बर्तन वगैरह बनाना, ऐसे कार्य वह करने लगे थे। As society become more differentiated, people were grouped into जातिज और सब caste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation। इस समय में समाज में और जातिज में काफ़ी डिफरेंस आने लगा। लोगों को किस आधार पर बांटा गया, उनकी जाति के आधार पर, उनकी सब कास्ट के आधार मतलब उपजाति के आधार पर, और उनके बैकग्राउंड के आधार पर, भाई उनके पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, उसके आधार में उन्हें उनके अंदर डिफरेंस किया जाने लगा। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, उनकी ये रैंक फिक्स नहीं होती थी, परमानेंटली नहीं होती थी। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जातिज। यह इस अनुसार मापी जाती थी कि उनके पास पावर कितनी है, उनका प्रभाव कितना है और उनके पास स्रोत कितने हैं। तो ये चीज़ें डिसाइड करती थी कि उनकी रैंक क्या होगी। अगर उनके पास पावर बढ़ जाती, रैंक उनके पास उनका प्रभाव बढ़ जाता, उनका बैकग्राउंड अच्छा हो जाता, तो उनकी रैंक भी क्या होती, ऊंची हो जाती, और कम होते तो उनकी रैंक भी क्या होती, नीची हो जाती। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फार एरिया टू एरिया। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि किसी एक व्यक्ति की अलग अलग एरिया में अलग अलग जाति हो सकती थी, मतलब कि अगर यहाँ पर उसकी जाति उच्च है, मतलब यहाँ के लोग मतलब उससे थोड़े कम है, तो उसकी जाति उच्च मानी जा सकती है। लेकिन कहीं और उसकी जो जाति होगी, उसकी जो कंडीशन होगी, उसका जो स्टेटस होगा, वो सेम नहीं होगा, उससे अलग होगा। जातिज फ्रेम्ड देयर ओवन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अपने सदस्यों को कंट्रोल में रखने के लिए वे जातिज क्या करती थी, अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। यह रेगुलेशन और ये जो रूल्स होते थे किनके द्वारा प्रभाव में लाए जाते थे, एल्डर्स के द्वारा। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, जिसे कई क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता था, जाति पंचायत के नाम से जाता था। बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। जाति, लेकिन इसके अलावा गाँव को मतलब कि जो गाँव के जो रिवाज होते थे वह उन्हें फॉलो करने पड़ते थे, उन्हें मानने पड़ते थे, यह उनकी ज़रूरत थी। सेवरल विलेज वर गवर्न्ड बाय ए चिफ्टन टुगेदर, दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेटस। इसके अलावा गाँवों में किसका शासन होता था, चिफ्टन का होता था, मतलब मुखिया का शासन होता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ए स्टेटस, वह मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। मतलब जो गांव होता था वह एक मिल मिलाकर पूरे राज्य की एक सबसे छोटी इकाई होती है, जो आज भी है। वह सबसे छोटी इकाई गांव है, फिर शहर है, फिर उसके बाद में बड़े बड़े झीलें हैं, फिर उसका राज्य। तो इसी तरह उस समय भी गांव एक स्मॉल यूनिट के रूप में देखा जाता था। आज के लिए इतना ही।